आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे संदीप माहेश्वरी जी ने मेरी लाइफ को बदला है। और थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल भी टच करूँगा कि क्या दिक्कतें आई और कैसे मैंने टैकल किया। और पूरा का पूरा एक जो संदीप माहेश्वरी जी को जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं संदीप जी से, चाहे वो फाइनेंशियली हो स्पिरिचुअली हो, वो मैंने कैसे अप्लाई करी, क्या किया, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो let's begin with the amazing session today. So before starting the podcast, मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा अपना एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का। ये कैसे प्राप्त हुआ? शुरू में बड़ा संघर्ष आया था मुझे। जैसा कि कई लोग अगर मेरे को सुनते हैं तो नीचे कमेंट भी करिएगा आप लोग, कि आप लोग देखोगे कि मैं कभी भी किसी का कंटेंट उठाता नहीं हूँ, कि किसी का कंटेंट उठा के मैंने फिर डाला यहाँ पे। अगर आप मेरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो नई है, और इसी वजह से आप लोग शायद रेगुलरली सुनते हैं। ऑलमोस्ट 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पॉडकास्ट चल रहे हैं इस समय स्पॉटिफाई के, और एप्पल म्यूज़िक पे भी ये काफ़ी अब धीरे धीरे एक पुश ले रहा है, क्योंकि अभी पॉडकास्ट पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में। तो धीरे धीरे जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो मेरे को मिल सकता है इसमें। बट हैविंग सेड दैट, वो मैं उसमें नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बेसिकली क्या है कि शुरू में काफ़ी संघर्ष हुए, काफ़ी दिक्कतें आई कि जब भी मैं कुछ भी बात करूं, अगर मेरा आप पुराना चैनल देखेंगे जो मेरा म्यूज़िक वाला चैनल है, तो एक संदीप माहेश्वरी की पर्सनालिटी की झलक दिखती थी। तो वहाँ पे ये कई लोग नीचे कमेंट भी करते थे कि भैया आपका तो उनके साथ मिल रहा है, यू आर कॉपिंग संदीप माहेश्वरी। फिर जब संदीप माहेश्वरी जी का मैंने मतलब 2-3 साल पहले की बात है, माइंड जब चैनल चालू किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैंने उनकी बातें ड्रॉप करता था। मैं कहीं ना कहीं लोगों को लिंक होता था कि ये क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कंटेंट उठाया गया है, जबकि कंटेंट उठाया नहीं गया। कंटेंट एक ही है, चाहे वो सदगुरु बात करें, संदीप बात करें, या और दूसरे स्पीकर से कोई भी बात करें, वो कंटेंट है ही एक ही। वो बस अलग अलग आप घुमा के बोला गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आप वॉमिटिंग कर रहे हो, फिर मैं बोलता हूँ कि आप थ्रो अप कर रहे हो, फिर मैं बोलता हूँ आप प्यूक कर रहे हो। तीनों चीज़ों तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान को लगेगा कि अलग अलग लोग हैं, जबकि अलग अलग नहीं है, वो सत्य एक ही है। अगर मैं बोलता हूँ कि सारे ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो एक ही है, तो अब मैं क्या उसको अलग तरीके से कैसे बोल दूँ, है ना? तो वहाँ से एक लोगों को लगने लगा कि अच्छा, इनका तो थोड़ा बहुत कंटेंट वहाँ से उठाते हैं। तो वहाँ से एक संघर्ष हो। मैंने कहा मैंने देखा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा लोगों को लगता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने फिल्टर आउट करना चालू किया कि मैं वो सब शब्द यूज़ नहीं करूँगा अब, क्योंकि लोगों को 2 अलग शब्द आप दे दो तो लोग कहेंगे कि हाँ, बंदा कॉपी नहीं कर रहा है। अर्थ एक ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सुपरफिशियल देखते हैं, लोग डीप नहीं देखते। दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग एक ही हैं। जैसे वॉमिटिंग क्या है, प्यूक क्या है, और थ्रो अप क्या है, कि मैंने थ्रो अप कर, आई वांट टू थ्रो अप, आई वांट टू वॉमिट, आई वांट टू प्यूक। मैं ये तीनों चीज़ें बोलूँगा तो सामने वाले लगे ओ भाई अलग अलग बात हो रही है। अलग अलग बात नहीं होती, अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसको कितना भी चाहो घुमा सकते हो। उसको कलाकारी बोलते हैं, इसको शब्दों का खेल बोलते हैं, जो मैंने वक्त के साथ सीखा। मैंने सोचा कि ये शब्दों का खेल सीखने का ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरी पर्सनालिटी भी लानी थी, एक दूसरी दृष्टिकोण लाने का ज़रूरत भी है। जैसे अगर आप जय कृष्णमूर्ति को सुनोगे तो वो कहीं से मैच नहीं करते संदीप माहेश्वरी से, या फिर ओशो को सुनोगे तो वो जय कृष्णमूर्ति से मैच नहीं, दोनों एक ही टाइम के हैं, लेकिन ओशो जय कृष्णमूर्ति से मैच नहीं करेंगे। तो मुझे लगने लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो मैंने इनसे सुनी है। तो धीरे धीरे मुझे ये संघर्ष जो था ये समझ में आया कि मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, कहाँ पे ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो 2-3 साल पहले की बात है, मैं बातें करता था तो लगता था कि मैं
उनकी तरह बात कर रहा हूँ। वो ठीक था, थोड़ा बहुत स्टाइल लगे लेकिन कंटेंट सेम ना हो, क्योंकि मेरी अपनी एक अलग पहचान मुझे बनानी नहीं थी। उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अभी मैं एकदम अलग साउंड कर रहा हूँ उनसे। अगर आप अभी देखोगे तो हार्डली 2 या 3% रिजेम्बलेंस आता होगा, है ना, नहीं तो फिर कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। आई होप सो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या था इसमें। पहले ये मैं क्लियर कर लूँ, फिर मैं आता हूँ कि संदीप महेश्वरी ने कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भैया मैं एक अलग बंदा हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने शब्दों का फिल्टर आउट किया, देखा कि मैं कहाँ पे किस तरीके से जेस्चर्स ले रहा हूँ, क्या मेरा एक्सप्रेशन फिजिकल जो था वो मैंने हटाया उसको। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी जो कोई नहीं सीख पाता। ये भी एक बहुत बड़ा नियम है जो समझने की जरूरत है कि अगर आपको अपना दृष्टिकोण, अपने आप को अलग करना है, या अपना एक अलग चित्र बनाना है, अपना एक अलग छवि बनानी है, तो उनके कंटेंट को मत सुनो या किसी के भी कंटेंट को मत सुनो। आप ये देखो कि वो एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाते हैं, यानी क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं और ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, संदीप महेश्वरी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चनिंग, बट मैं ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी तब तक क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। और कहीं से ये मत सुन लेना कि मैं सोच लेना कि मैं उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं और या किसी और से कंपेयर कर रहा हूं। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग की सोच ही वहीं से चालू होती है कि भाई ये तो अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए उठा रहा हूँ, मैं उठाता भी नहीं टॉपिक, ये विषय उठाता ही नहीं मैं, संदीप महेश्वरी कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात करने से लोगों को लगने लगता है, बट दैट डजंट मैटर कि लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। मेन जो मेरा मकसद है वो ये है कि ये टॉपिक को, इस विषय को उठाने का, कि मुझे जो मेरा पहला जो चरण था, जो सबसे बड़ा जो मेरा लाइफ का जो मोड़ था, वो इस आदमी की वजह से हुआ था। अगर ये आदमी नहीं होता तो शायद वो मोड़ नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने काफी मेहनत करी थी सरलता से मॉडर्न वे में स्पिरिचुअलिटी को लाने की। वहां से यूथ कनेक्ट हो जाता है। अब अगर मैं ये सब बातें करूं, अगर मैं आपसे मान लो हिंदी के कठिन शब्दों में बात करना चालू कर दूं, तो यूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेरे से, कहेगा ये तो पुराने जमाने में है ना। मैं बोलने लगूं कि इसका निष्कर्ष क्या है ना, इस तरीके की बात करने लो, तो लोग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो एक 18 साल का लड़का है उसको समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज ये कि मैं लड़कियों के ऊपर ज्यादा बात करता हूं, रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा बात करता हूं, और सच्चा प्यार, ये सब जो कंटेक्स्ट है इसके ऊपर ज्यादा इसलिए बात करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इस एरिया को किसी ने टच नहीं किया है। और इस एरिया को ना टच करने की वजह से ये एरिया अगर मैं टच कर जाता हूं तो मेरी छवि जो है वो अलग हो सकती है। और मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत दिमाग लगाया है कि मैं कैसे अलग हो जाऊं सबसे। मैंने किसी से मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अध्यात्म में शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उससे पहले तक मैं, जो मेरी रूट्स थे नॉलेज की, वो किसी का कंटेंट था, किसी की किताब थी। अब मेरी जो जड़ है नॉलेज की, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, और मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, और मेरी खुद की ये मान्यता है कि हाँ, अगर ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े मार्केटर है उनसे बोला था, उन्होंने बोला था कि देखो, आप सत्य अगर बात करोगे तो नो डाउट आपको लोग हेट करेंगे, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा आपको लोग आपके साथ खड़े भी रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, ये सात्विक बात, सत्य बात बोल रहा है। और अगर मैं मिर्ची, ये क्या बोलते हैं, ये चेरी ऑन द टॉप लगा के डेकोरेशन करके थोड़ा सा बात करूं,
तो इसलिए बात करूं क्योंकि लोग मेरे से अट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। लोग आजकल बहुत समझदार हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लोग समझ जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं आजकल। तो 2 साल पहले की बात, मैंने ये देखा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डालना है इसमें, और अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी डाल ले गया तो मैं अपना एक दृष्टिकोण लेके आ गया। यही चीज़ मेरे साथ सिंगिंग में भी हुई थी। सिंगिंग में जब मैं गाना गाता था तो सोनू निगम, के और इन सबको सोर्स रख के गाना गाता था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं कैसे लाऊं इसको, मेरी जो स्टाइल है, ये मेरी पर्सनैलिटी, वो कैसे लाऊं। तो वहां से कहीं ना कहीं फिर एक सवाल जब उठा, और जब जैसा मैं बोलता हूं कि अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलते हैं, अगर आप सवाल पूछते हो तो जवाब मिलते हैं। तो वहां से मेरे को उत्तर मिला कि कैसे डालना है, और फिर धीरे धीरे मैंने संगीत में अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी जो थी, यानी जो पर्सनल जो छवि थी, उसको डालना चालू कर दिया। क्योंकि और जब आप अपनी पर्सनैलिटी डालते हो तो आपको लगता है अरे यार ये तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू ड्रॉप योर पर्सनैलिटी इन योर वर्क, व्हाट विल हैपन इज कि ऑटोमेटिकली आप एक यूनिक बंदे बन जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक क्वालिटी है ब्रूटल ऑनेस्टी की। अगर मेरे साथ अफेयर हुआ है और मेरी जो कहानी है पुराने एक्स के साथ, वो एक्स के साथ कहानी हर कोई शेयर नहीं करेगा। वो फिर चाहे संदीप महेश्वरी हो, चाहे कोई और भी हो, वो अपनी कहानी शेयर नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि कहानी को शेयर करनी, क्या जरूरत है कहानी शेयर करने की। और कहानी कौन शेयर करता है, किसी को कंफर्टेबल होना चाहिए उसको, आदमी को, कि अगर कोई पर्सनल कोई आप कहानी, इतना बड़ा जो मेरे साथ ड्रामा हुआ लाइफ में, उस लड़की की कहानी मैंने पूरी आपको कितनी बार बताई है। अब आप कहोगे कि यार ये आपको तो मजा आ गया, क्योंकि पब्लिक को मजा आएगा, पब्लिक विल बी लाइकिंग मी। लोगों को यही नहीं पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आता है। लोगों को लगता है कि कुछ मीठा मीठा बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हो ना वो रहो, आप बायस्ड पना मत लाओ बीच में। ये जो मिलावट है ना, ये बहुत हो गया। अब मिलावट एज इट इज दिखाओ चीजों को, लोग अपने आप सही से जज कर लेंगे आपको। तो वो ब्रूटल ऑनेस्टी जो क्वालिटी है मेरी, वो मैं जानबूझ के डालता हूं। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में भी मुंहफट हूं। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि मैं पर्सनैलिटी डालता हूं अपनी पर्सनैलिटी में। मेरी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, मैं मुंहफट हूं। अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड से कभी पूछें या फिर मेरे दोस्तों से पूछें, उनको पड़ेगा ये पार्थ बड़ा मुंहफट है यार। इट्स लाइक, अब मुंहफट का मतलब क्या है, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं तो मैं चीजों को छुपा रहा हूं। चीजों को मैं छुपाता नहीं हूं, मेरे को शर्म नहीं आती चीजों को छुपाने में। कि मैं अपनी एक्स की कहानी बता रहा हूं तो आप कहोगे कि यार, कोई दूसरा स्पीकर होगा, वो सुनेगा, वो कहेगा भाई ये क्या बात हुई, आप कैसे बता लेते हो। कई लोग मेरे से आकर डीएम करते हैं कि आप कैसे बता लेते हो भाई, हाउ आर यू सो ब्रूटल ऑनेस्ट। मैंने कहा कि इट्स व्हाई आर यू थिंकिंग योर स्टोरी इज यूनिक। आई मीन, व्हाई डू यू थिंक कि आपके एक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत यूनिक हुआ है। कुछ आपके जिंदगी में जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कुछ बड़ा यूनिक हुआ है। व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है आपके साथ कुछ अलग स्पेशल हुआ है? आप ऐसा क्या कर रहे हो जो सामने वाला नहीं कर रहा? नहीं, उसने ब्लो जॉब दिया था, तो ब्लो जॉब कौन नहीं दे रहा है? कौन नहीं ब्लो जॉब दे रहा भाई? आप अगर किसी को बोलोगे वो मेरे को ब्लो जॉब देती थी, तो भाई इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें आपने नया क्या बता दिया? ये सबके साथ हो रहा है। तो ब्रेकअप अगर धोखे की वजह से हुआ है और लड़की ने धोखा दिया है और लड़की ने बिना बताए धोखा दिया है, तो ये सब कुछ सबके साथ होता है। तो इसमें नया क्या है? आप सोचते हो कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। मेरी पर्सनल प्राइवेट लाइफ ना कोई चीज नहीं होती। समझने की कोशिश करिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्राइवेट लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती है।
तलाक सिर्फ 3 कारणों से होता है। एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दूसरा है कोई मर गया, तीसरा है धोखा दे दिया। इसके अलावा और किसी तरीके से तलाक नहीं होता। और बता दो क्या तलाक होता है, और मुझे बताओ कैसे तलाक या ब्रेकअप होता है, आप बताओ। आप एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, और कैसे जुदा होगा बताइए? और कोई तरीका है ब्रेकअप, सेल्फ ब्रेकअप करने का? कोई और क्या तरीका? कोई तरीका ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो एक तो ये क्वालिटी। दूसरी चीज, मैंने ये नोट करना चालू कर दिया कि मैं दिल्ली वाले की तरह बात करता हूं, तो मैंने अपना यूपी वाला जो बंदा है वो डालना चालू कर दिया पॉडकास्ट में। तो जैसे ही मैंने वो डाला, मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी बन गई मेरी। अगर आप देखोगे तो मैं भैया भैया करके बात करता हूं, विच संदीप महेश्वरी नेवर डस। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट भाई। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पीछे लोगों ने कंपेयर किया मेरे को, तो मैंने एकदम से जानबूझ के ऑब्जर्वेशन की पावर डाल के मैंने अपनी पर्सनालिटी डालना चालू कर दिया। और ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं, देखिए कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो वो भी करेंगे, जेके भी करेंगे, ओशो भी करेंगे, और ये जग्गी वासुदेव भी करेंगे, और रमन महर्षि जी भी करेंगे, पुराने भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग करेंगे। अष्टावक्र गीता ने भी यही बात बोली कि तुम विश्व साक्षी हो। अब तुमने बोल दिया विश्व साक्षी, अब किसी ने इंग्लिश में बोल दिया कि आप एक विटनेस हो, तो अब ये जो एक छोरा होगा 18 से 24 के बीच का, वो क्या सोचेगा, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, और दोनों ही अलग है, दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं कर रहे हैं। एक ने विटनेस बोल दिया, एक ने साक्षी बोल दिया, और एक ने बोल दिया विश्व साक्षी। तीनों एक ही हैं। विश्व साक्षी, साक्षी और विटनेस तीनों एक ही चीज है। जबकि वो जो 18 से 24 का छोरा है उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि है। तो अब सीन क्या होगा, वो सोचेगा कि वो कॉपी चल रहा है। कॉपी नहीं चल रहा सर, पॉइंट ही वही है, एक ही पॉइंट है। कोई उसको अनाथ ध्वनि कहता है, कोई साउंड ऑफ साइलेंस कहता है, कोई कहता है एक हाथ की ताली बोलता है। अब आपके सामने बोलेंगे हाँ और अलग बात हो रही, अलग बात नहीं हो रही है अलग बात नहीं हो रही, एक ही बात है। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि आप सेंसेस में जीते हो। आप सेंसेस में जी रहे हो। सेंसेस हमेशा अलग अलग चीजों को भिन्न दिखाते हैं, तो आपको लगता है अरे मजा आ गया, और क्या अरे। और अगर आप बुद्धि से देखोगे सब कुछ एक है। आप कह रहे हो कि मेरे हाथ की लकीरें अलग हैं, सामने वाली की लकीरें अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आवाज अलग है, शक्ल अलग है, तो हर कोई अलग अलग है, क्योंकि आप सेंसेस में जी रहे हो। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग in the wisdom or at the level of intellect, if you see from this दृष्टिकोण, this angle, तब आपको सब कुछ एक ही लगेगा। अगर आप बुद्धि से पूछोगे तो बुद्धि कहेगी ये अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन आप, क्योंकि तुम सेंसेस में जी रहे हो, तो मेरी आवाज अलग है, पार्थ सिंह की आवाज अलग है, संदीप महेश्वरी की आवाज अलग है, जे कृष्णमूर्ति की आवाज अलग है, सदगुरु की आवाज अलग है, इनकी आवाज अलग है, उनकी आवाज अलग है, इनकी ओशो की आवाज अलग है, उनकी आवाज अलग है, तो सब अलग अलग है। क्योंकि तुम मूर्ख हो और तुम सेंसेस में जी रहे हो, इस वजह से तुमको सब कुछ अलग अलग लग रहा है। ये प्रॉब्लम है लोगों की। ध्यान से सुनना, लोगों की प्रॉब्लम यही है। जो दिखता है वो लोगों को लगता है कि अरे तो भाई, जबकि बैकग्राउंड में क्या आ रहा है उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उतनी बुद्धि लगा नहीं रहे। तो यहां से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इनको दिखाना ही अलग है तो मैं अलग ही दिखाऊंगा। और वैसे वहां से मैंने पर्सनैलिटी शिफ्ट करना चालू कर दिया अपनी। जिस तरीके द वे ऑफ प्रेजेंटिंग things, I started changing. I started talking about tantra. I started talking about energy, which Osho talks about. I started talking about all these
like the laws of the universe, which you cannot question. I started observing the laws of the universes, and I started talking about all and explaining about all these laws, which no one in the history has done till now. That is what makes me different. Because ultimately आपको ये दुनिया जज करेगी कि आप डिफरेंट हो कि नहीं हो. मार्केटिंग का एक सिंपल सा रूल है, हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, और हम आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे भाई. पर अध्यात्म के जगत में अगर देखा जाए तो वहां सब कुछ एक है, लेकिन दुनिया को अलग चाहिए. दुनिया को अलग चाहिए. अब जैसे अगर मैं कल को कोर्सेज बेचता हूं और मैं संदीप महेश्वरी की बातें बोलता हूं तो आदमी नहीं खरीदेगा कोर्स. ध्यान दीजिएगा, मेरी स्टाइल अगर उसकी तरीके की है तो लोग नहीं खरीदेंगे, दे विल नॉट बाय माय कोर्स. बट मैं अपनी कुछ अलग ही स्टाइल लेके आ रहा हूं. बात वही कर रहे हैं सब. अगर आप ध्यान देखेंगे तो एंगल एक ही है. पॉइंट जो मध्य बिंदु है वो है मैं कौन हूं, और मैं हूं ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं मैं. लेकिन वो अलग अलग एंगल से बात करो, अलग एंगल से बात करो, अलग से कुछ समझ में आएगा तो मजा आएगा कुछ अलग. हम आपको क्यों सुने, हम इनको क्यों ना सुने. सही बात है. हम आपको, वाई शुड यू लिसन टू पार्थ सिंह rather than all these speakers? So I want you all to take it seriously now. आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, और ये मेरी तारीफ नहीं है कुछ भी. आप लिटरली ब्रूटली ऑनेस्ट होकर आपको लिखना है कि आप मेरे को क्यों सुनो और दूसरे को क्यों ना सुनो. आप मेरे को ही क्यों सुनते हो. आप मेरे से ये बात आप नीचे लिखो कमेंट में. आज मैं पढ़ूंगा और सबका रिप्लाई दूंगा. तो रिप्लाई मैं वैसे दे नहीं सकता, पता नहीं वहां पे कुछ रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है, बट आई विल ट्राई टू डू सम एक्टिविटी इन दैट. सो एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो शख्स है, इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, नाउ एवरीबडी हैज ऑलमोस्ट टोल्ड कि संदीप महेश्वरी हैज चेंज माई लाइफ. somewhere everybody has told कि he has changed my life, he has changed my life, he has changed my life, he has changed my life. अब ये एक नया, एक समझ लो एक तरीके का वो हो गया कि ये रोज का वही रोना है कि जो आ रहा है वो बोल रहा है यू हैव चेंज माई लाइफ, जो आ रहा है वो बोल रहा है यू हैव चेंज माई लाइफ. तो अब यहां पे भी हम डिफरेंट कैसे करें कुछ, क्योंकि अगर मैं भी बोलता हूं कि ही हैज चेंज माई लाइफ तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी. आप कहोगे सबकी लाइफ चेंज करी तो आपकी लाइफ. तो मैं कुछ कहानियां बताऊंगा आपको, शायद वहां से आपको कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे क्या हुआ था. तो 2015 की बात है, मैंने इनको सुनना चालू किया. और मैं मोटिवेशनल का फैन नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी का फैन हूं. वो अलग बात है कि आप वो नहीं करते, छोड़ दिया उन्होंने. दोबारा वो वापस आएंगे, रिलैप्स मारेंगे बाद में कभी. अभी तो वो अपना बिजनेस में बिजी हैं, बट मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए. बट ठीक है, अब उनकी वजह से कोई इशू नहीं. 15 में सुनना चालू किया, और एक दिन मैंने इनकी कोई वीडियो देखी थी जहां पे वो बात कर रहे थे कि आप ये शरीर नहीं हो. तो मैंने कहा ये क्या बात हो रही है. फिर वहां से मुझे समझ में आया कि 1-1.5 महीने लगे मुझे कि समझ में भी क्या बात हो रही है. आत्मा तो नहीं बोल रहे कि मैं आत्मा हूं, वही जो मैंने आहट मूवी में, आहट दूरदर्शन पे आता था तो मैंने सुना था कि आप आत्मा, आहट में सुना था मैंने आत्मा करके. तो उसके बाद अब सुना मैंने 2015 मैंने कहा यार आत्मा, अच्छा मैं आत्मा हूँ, ठीक है. तो मैं अभी तक मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं स्पाइनल कॉर्ड हूँ या फिर मैं अपना ब्रेन हूँ. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे व्हाट आर यू, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द ब्रेन. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट एक्चुअली ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द ब्रेन ऑल्सो. तो मैंने कहा ये क्या बात हो रही है. अच्छा, एक चीज क्लियर थी, मेरे को कुछ भी हो के ये लड़कियों के माया जाल से, ये माँ बाप के माया जाल से, दोस्तों के माया जाल से निकलना था. क्योंकि इन तीनों ही सेगमेंट्स में किसी ने मेरे को साथ नहीं दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया. मतलब इट वॉज लाइक दे आर गिविंग मी नरक rather than
ऑल दिस, बिकॉज माई मदर वॉज बिजी, फादर वॉज बिजी, फादर और मदर की मेरी कभी बनी नहीं आपस में, तो जो प्रोडक्ट पैदा हुआ उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मेरे दो दोस्त थे, वो तो जानते ही हैं आप, दोस्तों से क्या, आप दोस्त तो दारू पिला देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि लड़कियों का मामला, भाई दो ही लंबे बाल वालों को ज़रूरत है, एक आपको माँ की ज़रूरत है, एक पत्नी की ज़रूरत होती है। बाद में एक और लड़की भी मिली मुझे, तो उससे पता चला कि ये यहाँ से भी कोई वो इतना कोई सुख सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। 1-1.5 साल उनको रिलेशनशिप में हो गया था, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वहाँ अच्छा, मैं जब सुनना चालू किया संदीप जी को सॉरी, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे ये क्लियर था कि मुझे दुनिया में सुख अब नहीं मिल सकता। यहां तक आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका यह क्लियर है ना कि बाहर सुख नहीं है, फिर ये यात्रा मजबूत हो जाती है। अब आप उसी दिशा में चलोगे क्योंकि आपको पता है कि अब दूसरी और किसी दिशा में चलना नहीं है। और दो ही चीज हैं जिसके पीछे आप लोग दीवाने हो। एक तो है लड़की का प्यार, नंबर 1। नंबर 2, मेरे डिजायर्स पूरे हो जाएं। सक्सेस, पैसा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। यही दो चीजें पागलपन का शिकार है लोगों का, कि एक तो ये लड़की से मैं प्यार करता हूं, उससे मेरी शादी हो जाए, या अगर मैं अभी अकेला हूं तो मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। और दूसरा है कि भैया मुझे मुझे मेरे डिजायर्स पूरे हो, मैं एक्टर बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, या फिर आईएएस बन जाऊं, व्हाटएवर जो भी आपका है। तो इस पॉइंट तक मेरे को क्लियर था। और अगर आपको अभी भी 2-3% क्लियर नहीं है तो पहले बाहर एक्सप्लोर करो। और तो यहां तक क्लियर हो गया। फिर अब धीरे धीरे जब यात्रा आगे बढ़ी तो बेसिक मेडिटेशन करके आया, वहाँ से साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में पता चला। फिर मैं हॉस्टल में अपने सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 5 बजे आता था, और 6 बजे तक मैं ऑलमोस्ट मेडिटेशन करता था। आते ही मतलब लोगों के पास बहाने होते हैं ना कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास तो काम धंधा बहुत ज़्यादा है, हम कैसे करें। मैं आता था 5:30 5:30 तक आते थे, चाय वाय पी के हम लोग। और उसके बाद फिर और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सुबह 8 बजे से हमारे पेशेंट होते थे और शाम को 5 बजे तक पेशेंट चलते थे। और इतना थकान होती थी ना, इसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद आके मेडिटेशन करना, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, कौन कर पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो करता था। इतनी दीवानगी थी क्योंकि मैं भाई पूरे दिन सफर कर रहा हूं। मेरे लिए वही एक आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन वही स्पिरिचुअलिटी बचा था मेरे लिए। मुझे पता था कि अच्छा ये आखिरी एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि ये आदमी कौन कह रहा है, ये संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं कि इसी में है जो कुछ भी जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो अंदर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इनको भी सुन लेते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी सुनकर देखते हैं। इतने लोग आए। एक बार मैं ऐसे मुंबई में था 2013 में, प्लेबैक के लिए ट्राई कर रहा था मैं, प्लेबैक सिंगिंग के लिए। तो मैं मुंबई गया था 2013 में। वहां पे एक महामूर्ख आके मेरे को बोलता, ऐसे बहुत सारे महामूर्ख होते हैं आपके आसपास। कौन था वो? मेरे घर के ही कोई थे? नहीं, वहीं पे कोई इंसान था। हाँ, एक बंदा था, याद आ गया, राइटर था वो। कह रहा था कि अनजान शहर में अकेलापन अगर लगे, ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट केयरफुली, अनजान शहर में अगर अकेलापन लगे तो एक गर्लफ्रेंड बना लो। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरी गर्लफ्रेंड बने ही ना। अब मैं कितने साल का था उस वक्त? ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 20 साल का था, 20-21 साल का था। तो गर्लफ्रेंड कोई हो ही ना। तो अब एक लड़की थी, साहिबा नाम था उसका। वो मैं उसको पसंद करता, लेकिन कभी हिम्मत ही ना पड़े कि जाके पूछे। मेरे पीजी के लेफ्ट राइट साइड में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, इसकी कोई हद, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि जाके पूछें, बोलें।
अभी तो ऐसा, आप विश्वास नहीं करेंगे, अब आपको लगेगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अभी ऐसा माहौल हो गया है कि मैं अभी रिसेंटली अभी मेरा जो जिम है मैंने ज्वाइन किया था 3-4 महीने पहले, तो वहाँ पे एक जिम करते वक्त एक लड़की आती है। तो अब वो वहाँ की ट्रेनर है, तो ठीक ठाक है, मतलब देखने में सुंदर है, ठीक है। तो वो आके मेरे से बातें कर रही है। तो मतलब उसने मेरे से बात ऐसे पूछा कि आपका क्या है, मतलब कब तक आपका प्लान चल रहा है ये वो। तो मैंने कहा आप 10 दिन के लिए एब्सेंट थी, क्या हो गया अभी? तो एकदम से शॉक कि ये कहाँ से बात आ गई। कहते हैं कि 10 दिन के लिए एब्सेंट, हाँ वो मेरे को प्रॉब्लम हो गई, वो थोड़ा बीपी लो हो गया था, तो मैंने कहा मैंने 26 जनवरी को आपको मैसेज डाला व्हाट्सएप में ये पूछने के लिए कि जिम खुला है कि नहीं खुला है। तो बोलती है हाँ वो मेरा बीपी लो था, मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, बाप रे बाप, मेरी गर्लफ्रेंड भी अनकॉन्शियस हो जाती थी, एक्स जो थी मेरी। तो उसने बोला था कि पानी में नमक डाल के पियो ये वो, तो आपने ट्राई करना चाहिए ये। तो इतना थोड़ा बहुत मैंने बात किया और फिर मैं आ गया। मतलब कोई डर ही नहीं है, चुपचाप जाओ, एक बहाना सोचो बढ़िया और ठक बात करो, कोई डर नहीं, शर्म ही नहीं आती। आप क्या करोगे? अगर आप देखो, ध्यान से सुनना, अगर आप मैं किसी ऐसे डायरेक्ट जाके अगर मैं प्लग इन कर रहा हूं कि हाय हाउ आर यू, ऑब्वियसली वो भगा देगी आपको। लेकिन अगर आप कोई बहाने से जा रहे हो कि आपको मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 26 जनवरी को जिम खुला है कि नहीं खुला है, तो अब उसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। तो वहां से लेकर यहां तक था। बट एनीवे, मैं कोई इतना मतलब इससे ज्यादा आगे बढ़ता नहीं हूं। मैं थोड़ा बहुत बातें करता हूं और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करी। और मतलब पिछले 4 साल से मैंने आज तक अपनी फ्लैट में कभी भी किसी लड़की को नहीं बुलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि अबे यार तू भाई इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहता है। मेरा 3 BHK का फ्लैट है, तो वहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। भाई इतने बड़ा कि तू घर वर बुला, हाउस पार्टी करना सैटरडे। मैंने कहा मैंने सब करके देख लिया ना, मैं तो सब करके देख लिया 23 के पहले, मुझे नहीं करना ये सब। वो कहते क्या बात कर रहा है यार, तेरे को नहीं पता नशे क्या होते हैं, तेरे को नहीं पता, तू यार लाइफ 5 जी नहीं पाता, तेरे को नहीं पता क्या होता है, मैं तेरे को बताता हूँ लाइफ। मैंने कहा मेरे को मत बताओ, मैं पहले सब कर चुका हूँ। कहता मैं भी कर चुका हूँ, तो मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। मैंने कहा तू कर रहा है क्योंकि तू एक गलती बार बार रिपीट करता है, मैं नहीं करता। मेरे को उससे बड़ा स्टिमुलस मिल चुका है। तो पूछता है क्या मिल गया? मैंने कहा आंखें बंद करो बताओ। कहता आंखें बंद नहीं हो पाएंगी। मैंने कहा चलो आगे बढ़ो फिर। भाई लिटरली अभी मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया कुछ 3 दिन पहले। वो बोलती है कि तुम मेरे को कभी धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा एक बात बताओ यार, मैं 3 साल से अकेले, मेरी जो पुरानी एक्स थी मेरे को छोड़ के चली गई, मैं 3 साल तक अकेले रहा, मैंने आज तक घर में किसी लड़की तक को नहीं बुलाया। आपको क्या लगता है मैं आपको धोखा दूंगा? कहती है हो सकता है, आजकल तो सब धोखा दे देते हैं। मैंने कहा कि मुझे ये तुम्हें बार बार बताने की शायद जरूरत पड़ती है, बट क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। कहती किस बात के लिए कंफ्यूजन है मुझे? मैंने कहा तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि तुम्हें अभी भी लगता है बाहर दुनिया में कहीं खुशी है। तो शी वॉज टोटली साइलेंट। मैंने कहा तुम बातें कर सकते हो, तुम लोग मेरे से ये नौटंकी मत करियो कभी। तुम लोग बातें कर सकते हो कि हाँ अध्यात्म करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद दुनिया की बातें करो, फिर अंदर अंदर मनी मन सोचो कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इतने सब्सक्राइबर हो जाए, इतने यूट्यूबर्स हो जाए, इतने ये फॉलोवर हो जाए, इतना पैसा हो जाए, ऑडी आ जाए, BMW आ जाए। मैंने कहा तुम लोगों की जो अंदर सोच है ना, जो साइकी, उसको मैं जानता हूं। तुम्हें कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन नहीं है। उसको अभी भी समझ में नहीं आया वो क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शी इज नॉट दैट मच स्पिरिचुअल, और वो उस लेवल पे मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। कई लोग मेरे से आके बोलते हैं कि एक मेरा अभी सब्सक्राइबर है, मेरी बातें उनसे रेगुलर होती रहती, बोलते हैं यार पार्थ तुमको तो एकदम वैसी लड़की चलेगी जैसे तुम्हें चाहिए, जैसे तुम खुद हो। मैंने कहा अगर मैं अपने जैसे लड़की खोजने निकल गया ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड में वैसी लड़की नहीं मिलने वाली, और अगर मिल भी गई तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी सही से।
रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि उसको भी पता होगा अंदर खुशी उसको तो नहीं हो पाएगा, वो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो बाहर कैरेक्टरिस्टिक मिलने चाहिए, उसके बाद अंदर की जो सोच है वो भी मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं सामने वाले बंदे से, अगले से, कि वो भी स्पिरिचुअल हो जाए, वो भी योगा करे, मेडिटेशन करे, ये वो। तो ये सब चीजें जब मेरे साथ हो रही थी तो मुझे एब्सोल्युटली क्लियर है कि हो गया, मतलब पिछले 4-5 साल से हो गया मुझे कि बाहर कुछ नहीं है। अब सवाल यह आता है कि बाहर कुछ नहीं तो करें क्यों, ना करें, वो सब मैं दूसरे पॉडकास्ट में बात कर चुका हूं। मैं थोड़ा इसमें बात करूंगा संदीप महेश्वरी जी वाले में। तो जब ये बेसिक मेडिटेशन सेशन आया उसके बाद फिर उसके 6-7 महीने मैंने देखना चालू किया और आगे बढ़ा मैं। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई, चीज़ें होती गई, मैं रियाज करता गया, मतलब अभ्यास करता गया और साधना करता गया। धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती गई। इधर मेरा डिज़ायर भी चल रहा था, यूट्यूब भी ग्रो हो रहा था 3rd ईयर से 4th ईयर से। 2019 में एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। बहुत हो गया, मतलब अब ये इनका है, ठीक है, बढ़िया है, और ये हमेशा बोलते भी हैं कि अपने से सीखो। तो मैंने कहा ठीक है, अपने से सीखते हैं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स एंड बाय माई सेल्फ। तो सीखने के लिए मैंने अपने अंदर से प्रश्न किया कि अगर मुझे खुद से सीखना है तो मुझे क्या चाहिए। वहां से मेरे को जवाब मिला कि ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए, और उसके बाद जो भी ऑब्जर्व किया उसको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो 2 पति पत्नी आने चाहिए आपको, एक तो है ऑब्जर्वेशन और एक क्वेश्चनिंग। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जर्व किए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने मन में ये झांकोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, तब तक उस इस स्टेटमेंट का आंसर कहां से मिलेगा। भाई आपको अगर पता चल गया हाँ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। जैसे जब मेरा अभी ब्रेकअप हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले की बात है, तो मैं लोगों से ये बोलता था कि मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन एक्चुअली में मेरे को कुछ और प्रॉब्लम थी। फिर अपने अंदर जब मैंने झांक के देखा तो मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई और टच कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब और भी प्रॉब्लम थी लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। अब जब इसको आपने पहचाना, आइडेंटिफाई किया, तभी तो इसका काउंटर सोल्यूशन निकलेगा ना। अगर नहीं निकाला इसका, अगर आपको ये लगता रहा कि मुझे ब्रेकअप हुआ, जैसे लोगों से पूछो जाके, लोगों को खुद ही नहीं पता उनको क्या, उनका हुक क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या, लोगों को नहीं पता। क्योंकि लोगों को वो फिर साइकेट्रिस्ट को निकालना पड़ता है बैठ के। भाई साइकेट्रिस्ट के पास आदमी पता है क्यों जाता है? साइकेट्रिस्ट क्या करता है कि आप जो बता रहे हो वो नहीं सुनता, वो ये देखता है कि इसको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक्चुअली क्या क्या वो स्टेटमेंट है जो दिक्कत कर रहा है। धीरे धीरे आपसे बात करेगा तो पता चलेगा अच्छा इसको ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि वो किसी और के साथ सो रही है। तो वहां पे वो एक अपनी किताब में लिखेगा नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 हुक ये है। अब अगर दूर से देखोगे तो क्या हुक है, मेरा ब्रेकअप हो गया, जबकि हुक जूम इन करके देखोगे तो कुछ और है। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल सफरिंग की जो डिस्कवरी है वहां से हुई कि एक थॉट, पर्टिकुलर थॉट, चेन्स ऑफ थॉट होता है, उसमें से कुछ ऐसे 10-12 थॉट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उनका आप सोल्यूशन निकालो। तो अब वहां से एक जर्नी चालू हुई। तो पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर क्वेश्चनिंग हुई, पहले ऑब्जर्वेशन हुआ फिर क्वेश्चनिंग हुई, पहले ऑब्जर्वेशन हुआ फिर। अगर पहले क्वेश्चनिंग हो जाएगी तो ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं, क्वेश्चनिंग क्या करोगे तुम? भाई इसको सिंपल करते हैं। एक शेर ने घास खाई तो आपने क्वेश्चन किया कि शेर कैसे घास खा सकता है। तो पहले आपने ये देखा, ऑब्जर्व किया, तभी तो क्वेश्चन किया कि शेर घास खाता है। अरे बकरी घास खाती है, शेर थोड़ी घास खाता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्वेशन आएगी ना, फिर क्वेश्चनिंग। लोगों का अलग ही है, लोग पता नहीं कहां से आएंगे,
कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बड़बड़ 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 बड़, कुछ समझ नहीं आता, फालतू की बातें। पबजी खिलवा लो, मैगी बनवा लो, इनसे 2 काम करवा लो बस, पबजी और मैगी। और फालतू पता नहीं क्या घुसे हुए हैं अध्यात्म में, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है इनके ऊपर। मतलब क्यों घुसे हुए? जब तुमको लग ही रहा है कि पबजी इज द बेस्ट, तो तुम क्यों घुसे हुए हो स्पिरिचुअलिटी में? नहीं हमें जानना है। अरे अखबार है क्या कोई, जो न्यूज़पेपर है क्या जान रहे हो? ये एक ऐसी चीज है, इसको जान के करोगे क्या? प्रॉब्लम तो तुम्हारी वहीं पड़ी रहेगी सारी। जो जिज्ञासु लोग होते हैं वो मुझे जिज्ञासा है जानने की, तो जिज्ञासु लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए, मेरे पास कई लोगों का रोज मैसेज आता रहता है, अच्छा ये क्यों होता है, अच्छा वो क्यों होता है, अच्छा ये क्यों। अरे भाई क्या करेगा तू जान के क्या करेगा भाई? क्यों दिमाग गवा रहे हो इसमें? कुंडलिनी क्या होता है, क्या करोगे जान के कुंडलिनी? क्या करोगे जान के कुंडलिनी? आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो तो वहीं पड़ी हुई है ना, उससे कहां से सॉल्व होने वाली? कुंडलिनी का आपकी समस्या से क्या कनेक्शन है? आप ये पूछो कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को बाहर निकलो, कुछ तो ऐसी बात करो जो पेनफुल हो, जो पेन पॉइंट्स हो। नहीं मुझे ये जानना, मुझे वो जानना, ये जानना वो जानना। क्या करोगे जान के? तो जिज्ञासा वालों के लिए नहीं, उसके लिए है जिनको कष्ट हो रहा हो। और जिनको कष्ट हो रहा है ना, वो इसमें गहराई तक जा सकता है। जिसको कष्ट नहीं हो रहा, जिसको लग रहा बाहर कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग पता है क्या करते हैं, इनके ये जो 18 से 24 का रेंज है, जो सबसे ज्यादा मेरे को बाय द वे सुनता है, अगर मेरा स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर देखोगे, स्पॉटिफाई पर अगर आप देखोगे 18 से 24 सबसे ज्यादा, उनको थोड़ा बुरा भी लगता है, पर बुरा मत, इसको बुरा एज अ बुरा मत लो। अगर बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, पर बुरा मत लो। देखो इसमें सीन क्या है कि आपके 50 और डिजायर पड़े हुए हैं, आपके 50 और डिजायर हैं। आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, ये भी साथ में, ये भी एक पड़ा हुआ है। क्या करोगे करके? कोई फायदा नहीं है। फिर 2019 में, अब मैं थोड़ा इसी में रहूंगा, संदीप जी वाले में। 2019 में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे अंदर की एक जर्नी चली रही थी, साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया। अब यहां से एक ऐसा पॉइंट आया जहां से लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। यहां पे स्ट्रेस करने की जरूरत है कि इसके बाद मेरे जिंदगी में फाइनेंशियली क्या हुआ, वो लोगों को नहीं पता है। लोग अज्यूम करते हैं बैठ के, क्योंकि मैंने 2020 में यूट्यूब ड्रॉप कर दिया। अगर आप यूट्यूब मेरा देखोगे उठा के, तो वो डेड पड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि मैं फेल हो गया, क्योंकि लोगों को जो दिख रहा है वही दिख रहा है। उनको लगता है कि यूट्यूब के एकदम सबसे टॉप 3 में चले जाओ, वो सक्सेस है। मेरे सामने आपको मैं बताता हूं कितने यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जितने भी म्यूजिक चैनल वाले जो कवर सॉन्ग करते हैं या ओरिजिनल सॉन्ग करते हैं, अगर आप इनके सारे जो पिछले 5 साल में जो इतने ऊपर थे, बड़ा कवर्स आ रहे हैं, बड़ा ओरिजिनल्स आ रहे हैं, एक से एक गाने निकाल रहे हैं, सबको लग रहा भैया ये तो सबसे ऊपर है। आज उनके चैनल पे आप जाके देखो, कोई व्यूज नहीं है, हार्डली। जो 10 मिलियन व्यूज आते थे, आज 10,000 व्यूज आ रहे हैं, 8,000 व्यूज आ रहे हैं, 12,000 व्यूज आ रहे हैं। ये चीज मैंने 2020 में आइडेंटिफाई कर ली थी। 2019-20 में मुझे आइडेंटिफाई हो गया था कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, अब एक इसके बारे में आप रिसर्च करिएगा, फैक्ट टेक करके कुछ टेक फैक्ट्स है कि फैक्ट टेक नाम से कोई चैनल है, मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड, मैं भी जरा रिसर्च करके बताता हूँ। फैक्ट टेक करके कोई चैनल है, उसका 2.5 लाख व्यूज आते हैं। एक टाइम पे 10 मिलियन आते थे। हाँ, फैक्ट टेक्स 17 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके, फैक्ट टेक के। एक टाइम पे इनके आते थे 10 मिलियन, 9 मिलियन, 8 मिलियन, और आज के टाइम पे इनके 2.5 लाख, 3 लाख। और अगर आप अपने संदीप जी को ही देखोगे तो उनके भी व्यूज़ बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप हुए हैं। अभी वो यूट्यूबर वाली सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें उनके 1 या 2 मिलियन आते थे। अब जो अगर आप देखोगे तो 4 लाख या 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। जो ये जो बिजनेस स्टार्टअप वाली सीरीज स्टार्ट हुई है, जाके देखना कभी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि YouTube बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है
अपने व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि कैसे मैं ज़्यादा खींचूं ध्यान, कि आप खींचोगे मैं खींचूंगा, आप खींचोगे मैं खींचूंगा, बस यही चल रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि व्यूज ड्रॉप हो गए, व्यूज ड्रॉप हुए, पैसा ड्रॉप हो गया। अब आप कहते हो फेम मिल तो रहा था, फेम मिल तो, अबे फेम का क्या करेगा भाई तू? फेम वहां तक अच्छा लगता है ना जब तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप पैसा लेके आ रहा हो, और जब तुम छोटे बच्चे हो, 12वीं 11वीं कर रहे हो और बीए और ये सब बीबीए कर रहे हो, ये सब ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहां तक फेम अच्छा लगता है। एक अनजान शहर में हो, रेंट देना है, ईएमआईज देनी है, एक बीवी होने वाली है, उसका प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसको पालना है, बच्चा पालना है, बड़े हो गए हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। क्या बात कर रहे हो? कोई एक ऐसी चीज को चूज करोगे जो अनस्टेबल है। यूट्यूब करियर एक बहुत ही अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है। अब आप कहोगे भुवन बाम और वो सब तो आ गए, तो उस तरीके का आप कंटेंट तो करो। वो जो गए हैं आगे, वो कंटेंट उस तरीके का अगर आप कर पा रहे हो तो करो, लेकिन हर कोई उस तरीके कंटेंट नहीं कर सकता। मैंने भी वो कंटेंट करना चालू किया था, प्रैंक वाला कंटेंट करना मैंने चालू किया था, लेकिन मुझे वहां पे सक्सेस मिल भी रही थी। मतलब मेरा वायरल हो गया था, क्या मुझे प्यार है वाला। वहां पे लोगों को दिमाग नहीं आया कि ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया इसने। अरे भैया, मैंने कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आज ये प्रैंक वाला चल रहा है, कल वो भी नहीं चलेगा। मुझे पहले से ही दिख जाता है, 2019 से 20 में मुझे पता लग गया था कि भाई ये करियर स्टेबल नहीं है, मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकता हूं। आज ये चल रहा है, आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कल को पैसे नहीं भी आएंगे। स्पेशली आर्टिस्ट लाइन, चाहे यूट्यूब हो चाहे ना हो, आर्टिस्ट लाइन इज नॉट ए स्टेबल लाइन। तो अब क्या करें? आर्टिस्ट लाइन छोड़ दें? क्या आप जॉब करने लगे? नहीं, आपको कहीं से लग रहा है मैं जॉब कर रहा हूं। 2019 में मेरी जो जर्नी थी उसका कुछ ऐसा सीन ऐसा हुआ कि एक मैं रास्ते खोज रहा था कि मैं कैसे पैसे की कमी को दूर करूं, प्रॉब्लम सॉल्व करूं अपना। और वहीं से एक ऐसी चीज समझ में आई जहां पे बड़ी खतरनाक चीज थी, जो कि ये अगेन संदीप जी की वजह से हुआ था। एक सीरीज आई थी, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज, संदीप जी की 10 वीडियो की सीरीज थी। उसमें से उन्होंने बताया था कि, और उसके बाद भी 2-3 वीडियोस में आगे उन्होंने बताया कि आप मार्केटिंग पे फोकस करो, और जो भी आप कर रहे हो पहले मार्केटिंग सही करो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे बाद में ध्यान दो, पहले मार्केट करो, करना सीखो। तो मैंने कहा ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना एक कोर्स बनाना स्टार्ट किया। मेरा FL स्टूडियो का एक कोर्स था, मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। और जब मैंने चालू किया तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ऑफर अच्छा था, तो वहाँ से मेरे पास 10,000 रुपये थे। विदिन 6-7 महीने, नहीं 4 महीने, मेरे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया था सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से। फिर मैं वहाँ से गया, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, एक अच्छी सी बाइक ली, और वो जो 6 महीने वाली जो कहानी मैंने आपको बताई कि मैं अकेले रह रहा था, वो सब मैंने उसी से किया था। फिर वहां से एक क्वेश्चन निकल के आया कि ये एक रिलायबल चीज नहीं है, मुझे और इसमें डीप जाना पड़ेगा। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ डिजिटल मार्केटर। अब किसी को ये नहीं पता है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 2 लाख वाले, उनको कुछ नहीं पता, जो मेरा दूसरा चैनल है, कि 2020 के बाद पार्थ सिंह का क्या हुआ। सबको ये लगता फेल हो गया, सबको ये लग रहा है ये आदमी फेल हो गया, इस आदमी का कोई कुछ नहीं हो पाया। अरे भैया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, आप जॉब कर रहे हो, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं। मैं आज क्या कर रहा हूं आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आज मैं यहां पे, अभी रात में कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है, मैं बैठा हुआ हूं, पॉडकास्ट कर रहा हूं, जिस पॉडकास्ट से मेरे को एक पैसे नहीं आने वाले, और ये पॉडकास्ट करके मैं 1 बजे सोऊंगा। मुझे सुबह उठने की कोई टेंशन नहीं है। मैं सुबह चाहूँ, वैसे तो मैं अभी 10 बजे उठ रहा हूँ, 9:30 बजे 9 बजे तक उठता हूँ। मैं सुबह चाहूँ तो 3 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, दोपहर में, रात में, मेरे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको जानने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को पता नहीं क्या हो गया लोगों को।
तो ऐसे में सीन ये हुआ कि तो अब मैंने किया क्या एग्जैक्टली, मैं ये भी बता देता हूं कि मैं करता क्या हूं फाइनेंशियली। मैंने क्या किया, मैंने गूगल एड सीखे। पहले मैंने फेसबुक एड सीखा, फिर गूगल एड सीखा, फिर मैंने लिस्ट बनाई पूरे दुनिया में जितने भी लोगों ने फेसबुक एड्स को अच्छे से सीख रखा है। वहां से मुझे कुछ बड़े बड़े मार्केटर्स के नाम पता चले, रसल ब्रंसन, फिर डैन कैनेडी, डायरेक्ट मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट मीडिया मार्केटिंग के जो हैं उनके बारे में पता चला, सैबरी सभी के बारे में पता चला मुझे, एलन सर के बारे में पता चला, बहुत सारे लोग हैं, मुझे क्लॉडी हॉपकिंस के बारे में पता चला, डेविड ओगिलवी के बारे में पता चला, डैन कैनेडी जो सबसे बड़े डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग के जो मतलब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, उनके बारे में पता चला, उनकी बुक्स पढ़ी। फिर मैंने इनकी एलन डिप्स जैसे मैंने बताया उनकी बुक पढ़ी। फिर उन बहुत सारे अलग अलग लोग के मैंने, जैसे रसल ब्रंसन में मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, मैंने उनकी 3 बुक पढ़ी हुई है, तीनों बुक मैंने पढ़ रखी है और तीनों बुक में उन्होंने लिख रखा है कि कैसे किसी चीज़ को बेचा जाता है ऑनलाइन। उसमें सिर्फ एड्स नहीं खरीदा जाता, एड्स खरीद के अगर आप आज पता है हर आदमी करोड़पति हो जाता। डिजिटल टेक्नीशियन और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट में डिफरेंस होता है। और ये जो जर्नी है, ये यूट्यूब एड्स को या फिर फेसबुक एड्स को सीखने में आपको 1 घंटा लगेगा सिर्फ, कि फेसबुक एड्स मैनेजर टाइप करो, वहां पे जाके ये बटन होता है, वो बटन होता है, ये बटन होता है, वो बटन होता है, वो बटन सीख लो, पिक्सल बना लो, कस्टम ऑडियंस बना लो, लुक अलाइक बना लो, ये बना लो, वो बना लो, सब कुछ सीख डालो। फिर आपको पता चलेगा मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम टेक्नीशियन हो, तुमने चीजों की बटन क्या काम करता है उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। भाई तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी तो सीखी ही नहीं, कि लोग कैसे खरीदते हैं, बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, क्या फंडाज होते हैं, क्यों खरीदते हैं, कस्टमर जर्नी क्या होती है, बायर्स जर्नी क्या होती, फनल क्या होता है, रूल ऑफ 7 क्या होता है, रूल ऑफ 3 क्या होता है, कुछ नहीं पता लोगों को। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, लोगों को नहीं पता। ये सब चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है। और इंडियन मार्केटर्स को मैंने बहुत पहले त्याग दिया था। मैं इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस वालों को नहीं पढ़ता हूं, ना ही सुनता हूं, ना ही मैं शार्क टैंक देखता हूं। थोड़ा बहुत मैंने देखा था, बस ऐसा कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी इंडिया में पहली चीज तो जितने भी लोग हैं वो शेयर नहीं करते सही से। तो आप पहली बात तो उनकी ना बुक्स हैं, ना तो उनकी कोई 1-2 पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया, हाँ ये करो वो करो, अरे क्या करो भाई, उससे कुछ नहीं होता। आपके बोलने से, आपके एक पॉडकास्ट को सुन के, एक वीडियो को सुन के मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं आने वाले हैं, सॉरी। ठीक है, तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मार्केटिंग में पूरे देश में सबसे अच्छा, जो पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका से ऊपर मार्केटिंग में कोई नहीं है। अमेरिका से ऊपर मार्केटिंग में कोई है ही नहीं। इंडिया कहीं आता ही नहीं है। इंडिया योगा में ऊपर है, लेकिन अभी मार्केटिंग में इंडिया ऊपर नहीं हुआ है। इंडिया में लोग बहुत इंस्पायर्ड है, लोग टैलेंटेड है, अगर उनको सिखाओ तो वो अच्छे से सीखेंगे। लोग बहुत जज्बात हैं, लोग इमोशनल है, सब कुछ इंडिया में अच्छी चीज, लेकिन मार्केटिंग में इंडिया अच्छा नहीं है। मार्केटिंग में क्योंकि जॉब माइंडसेट है, ब्रिटिश माइंडसेट वो अभी भी निकला नहीं लोगों के अंदर। एजुकेशन माइंडसेट, एजुकेशन ऐसी दी जाती है जहां पे दिमाग बंद हो जाता है, तो मार्केटिंग कहां से समझ में आएगी लोगों को। तो 19 से मेरी मार्केटिंग चालू हुई और वहां पे एक सिंपल सी चीज बोली जाती है जब आप ऐसे लोगों से बात करते हो कि डोंट गो विद द शाइनी ऑब्जेक्ट। यानी अभी तक जितनी भी मेरी जर्नी थी, जहां पे मैंने डिसीजन लिया था कि यूट्यूब में स्टेबिलिटी नहीं है, वो एकदम सही वहां पे जाके उन्होंने बोल दिया। जितने भी बड़े मार्केटर हैं, रसल ब्रंसन हैं, आपके रफ रफीनो हैं, आपके एलन डिब हैं, आपके डैन कैनेडी हैं, सैबरी, सभी सब ने एक ही बात बोली है। सब एक ही बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यूट्यूबर मत बनना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मत बनियो, क्योंकि वो एक लायबल चीज नहीं है। ठीक है, 2 लोग सिर्फ इंस्टाग्राम में चल सकते हैं लंबे समय तक। एक तो है कि नंगा बदन उर्फी जावेद की तरह काम करो। दूसरा, आप कॉमेडी करो, और कॉमेडी करके क्या होगा, उससे ब्रांड्स अप्रोच करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक तुम्हारे पास ट्रैफिक है अंकल। जब तक तुम्हारे पास ट्रैफिक है तब तक ब्रांड्स अप्रोच करेंगे। जिस दिन तुम्हारे व्यूज ड्रॉप हुए उस दिन ब्रांड्स तुम्हें
कुछ नहीं अप्रोच करेंगे। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि लाखों फॉलोवर कर लोगे, उसके बाद ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड से पैसे कमाओगे, कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि एल्गोरिथम को टाइम नहीं लगता है। आज अगर आप रीच देखोगे ना, अगर आप एक स्टोरी डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो मेरे कितने, मान लो 8,000 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, हार्डली 300-400 लोग स्टोरी देखते हैं। और अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसमें 2 या 3,000 या 5,000 लोग आपके स्टोरीज देखेंगे। वो भी वही लोग नहीं होंगे जिन्होंने कल देखी थी। मतलब क्या, जो रीच है, ऑर्गेनिक रीच है, वो 1 to 2% है। और आपके फॉलोअर जो है वो 1 लाख है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन फॉलोअर में 1% रीच आ रही है। और यही सब्सक्राइबर्स में भी हुआ है, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में 26 मिलियन सब्सक्राइबर के आदमी को आज 5 लाख व्यूज आ रहे हैं। यही चीज फैक्ट टेक्स के साथ हुई, यही बड़े बड़े म्यूजिक चैनल्स के साथ हुई। तो वहां से मैंने पहले ही ये समझ लिया था कि ये गेम समझ नहीं आ रहा भाई, यहां से हटे जाओ, यहां से भाग जाओ यहां से। फिर मैंने मार्केटिंग में घुस गया। मैंने कहा मार्केटिंग करेंगे। फिर मैंने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स बनाया। आज उस कोर्स को मैं मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1,500 से 3,000 रुपए का कोर्स है वो। तो 2,000 रुपए का मान लीजिए अगर ऑन एन एवरेज बिकता है, 150 कोर्स बिक चुके हैं। अब आप कैलकुलेट कर लो, पिछले 1 साल में 150 कोर्स बिके हैं। अब एक ये है कि अब इसको 150 से मुझे 1,500 कोर्स बेचने हैं। यहां पे मेरा विजन है। दूसरी चीज कि मेरी जो इवेंट कंपनी है, जहां पे मैं वायलिनिस्ट प्रोवाइड करता हूं, मैं सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पियानिस्ट हूं, या फिर कहोनिस्ट है, अगर आपको अपने शादी में चाहिए, पार्टी में चाहिए, लाइव बैंड है, लाइव म्यूजिक है, ये सब चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड करता हूं। ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये किसी को कुछ नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है, कहां से पार्थ कहां मर गया, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या होगा। अरे भैया यूट्यूब पे नहीं तो फेल हो गए। तो लोग लगता पता नहीं क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं है। बस मेरा जो माइंडसेट है वो अलग है, मेरा जो गेम है वो अलग ही चल रहा है। वो गेम अभी कोई वैसा गेम नहीं है। और जितने भी बड़े आप इंटरनेट मार्केटर्स देखोगे ना, किसी के भी यूट्यूब पे फॉलोअर्स नहीं है मैक्सिमम लोग। और वो अगर है भी तो वहां पोस्ट नहीं करते। वहां पे से वो ये पोस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पोस्ट कर दिया 30-40 सेकंड का। मेनली जो मार्केटिंग होती है ईमेल से होती है, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होती है, दो या फेसबुक मैसेंजर से होती है। बस यही 3 से होती है मार्केटिंग जो होती है उनकी। जो मैसेज फेंकते हैं वो मैसेज वहां से नहीं फेंका जाता यूट्यूब से, मैसेज ईमेल से फेंका जाता है। क्योंकि ईमेल के जो ओपन रेट्स हैं वो 20 से 22% है, 25% ओपन रेट्स हैं ऑन एन एवरेज। और यूट्यूब के जो ओपन रेट्स हैं वो है 1 से 2%। मतलब अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है तो आपके 1 या 2,000 व्यूज आएंगे। लेकिन अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर अगर आपके ईमेल पे हैं तो आपके 25,000 व्यूज आएंगे, 20,000 व्यूज आएंगे। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आज जो ईमेल में खोल रहा है वो कल भी खोलेगा, और आज जो यूट्यूब पे खोल रहा है वो कल नहीं खोलेगा, परसों खोलेगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद खोले या खोले ही नहीं। मतलब क्या, आज अगर आपके पास नोटिफिकेशन गई, लेट से किसी के अमन कोई है तो उसके पास नोटिफिकेशन गई, या अनुराग है उसके पास गई, या फिर संजना है उसके पास गई, नोटिफिकेशन अगर आपके पास गई, जरूरी नहीं है कल आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है, और ईमेल सेल्स। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है। और ईमेल में कितने मेरे सब्सक्राइबर है वो भी लोगों को नहीं पता है। ईमेल में क्यों जा रहा हूं वो भी लोगों को नहीं पता है। ईमेल का कोई वैल्यू नहीं पता लोगों को। तो अब क्या होता है, लोगों को लगता है कुछ नहीं किया इन्होंने लाइफ में, उखाड़ ही नहीं पाए कुछ। फिर मैं इधर से स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल चालू करता हूं तो वहां के लोग आते हैं, बोलते हैं कि अब आप वहां फेल हो गए, यहां चालू कर दिया आपने। फिर मैं यहां से वहां जाता हूं, कहते हैं अब तुमने यहां दोबारा चालू कर दिया। फिर अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला चैनल चालू कर रहा हूं, अच्छा वहां फेल हो गए तो अब ये चालू कर रहे हो। अरे भाई तुम जॉब कर रहे हो तुम्हारे घर में पैसे की कमी है, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं उससे आपको क्या मतलब। तो ये चक्कर फंस रहा है इस समय, लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहां से लोगों को लगता है कि भाई ये तो भाई मतलब ये बेकार हो गए, ये वो। और इसकी शुरुआत 2019 में संदीप जी की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन वहां से उन्होंने से बोला था, मैं डीप चला गया। उन्होंने बोला और मैंने कम से कम 65 लोग की डिजिटल मार्केटिंग की बुक पढ़ रखी है इस समय।
मेरी गर्लफ्रेंड पागल हो गई, कहती पागल हो गया, इतनी बुक क्यों पढ़ता है। मैंने कहा तुम तो अपनी कॉलेज में मेडिकल की तैयारी कर रही थी, तब मैंने पूछा था कि तुम इतनी बुक क्यों पढ़ रही हो। कहती नहीं नहीं वो तो जरूरी था। मैंने कहा तुमको मैं क्या बताऊं भाई मतलब इतनी समस्याएं हैं आप समझ नहीं सकते। मतलब इतनी समस्याएं हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते कैसे कोई आदमी किसी को समझाएगा। ये चक्कर है। तो अगर आप एक शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो तो वो शाइनी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मरवा सकता है। शाइनी ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी, यूट्यूब सेलिब्रिटी, ये शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आज है कल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बोलते हैं इसको, अगर आपके पास वो है ना, तो अब आप आज ये बेच सकते हो, कल वो बेच सकते हो, कल ये तिबारा कुछ और बेच सकते हो, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ही आपकी सबसे बड़ा एसेट है। उससे बड़ा कोई एसेट नहीं है। अभी आपके पास जो सब्सक्राइबर लिस्ट है वो अनरिलायबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक ब्रांड के पपेट हो कि 50,000 रुपए ब्रांड से ले लिए, लाख रुपए ब्रांड से ले लिए, उसके बाद हाँ भाई ये हो गया। ब्रांड कब तक आएगा आपके पास? और क्या लगता है लाख रुपए हमेशा रहने वाले हैं? या 20 लाख रुपए कमा लिए, 50 लाख कमा लिए, करोड़ों कमा लिए। अरे भाई जो करोड़ों कमाता है उसके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। आपको क्या लगता है? आपको अगर मैं भी आज 1 करोड़ रुपए दे दूं, आपको क्या लगता है कि आप अपने हिसाब से जो आज खर्चे कर रहे हो वो करोगे? सबसे पहले आप एक घर लोगे, ठीक है, उस घर में ही आपका चला जाएगा 50 लाख रुपए। फिर आप एक कार लोगे, फिर आखिर में आप देखोगे आपके पास 10 लाख रुपए बचे। वो 10 लाख रुपए एक साल में कहां जाएगा? क्योंकि मूर्खों, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। एक आदमी को जब मोटा पैसा खर्चा करने की आदत लग जाती है तो वो मोटा पैसा खर्चा करता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ रुपए आज आप 100 रुपए खर्च करते हो, कल वो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 खर्च करने की अगर आपकी आदत लग गई, शॉपिंग करने की आदत लग गई, तो आप 10,000 ही खर्च करोगे भैया। जो आदमी जैक डेनियल पीता है वो आदमी बहुत मुश्किल से रॉयल स्टैग पिएगा, वो नहीं पिएगा रॉयल स्टैग। लेकिन अभी आपकी रॉयल स्टैग पीने की आदत है। जैसे ही पैसे दूंगा आपको मैं, आपकी आदत खराब हो जाएगी, और आदत खराब हुई तो आदत रह जाती है, पैसा चला जाता है। यह है खतरनाक जीवन। जीवन की सबसे नेगेटिव चीज यही है कि पैसा चला जाता है, आदत रह जाती है। आदतें तुम्हारी अय्याशी वाली पड़ी हुई है। लोगों को लगता है बस 1 करोड़ आ जाए, कैसे 2 करोड़ आ जाए, 3 करोड़ आ जाए। अरे भैया सब खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म कर दोगे तुम, 1 साल में। क्योंकि आदतें रह जाती हैं, और जैसे ही वो खत्म होगा आदतें रह जाएंगी। आपको क्या लगता है पैसा खत्म होगा तो आदत भी खत्म हो जाएगी क्या? कि आज आप 100 रुपए खर्च करते हो, आज आप मान लो ढाबे पे खा रहे हो, कल आप 5 स्टार में खाने की आदत पड़ गई आपकी, और पैसा खत्म हो गया, तो आपको क्या लगता है वापस ढाबे पे आ पाओगे आप? कोई ढाबे पे नहीं आ सकता, 5 स्टार पे ही आदमी। यही तो दिक्कत है, स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए। इसी में आदमी मर गया, पागल हो गया। हम क्यों चले? हम नहीं चल सकते स्विफ्ट डिजायर से, हम तो रेंज रोवर से चलेंगे, हम तो BMW से चलेंगे, ऑडी से चलेंगे। हम क्यों चले भाई? हम तो भैया हम है। अरे आप क्या हो पहले आपको पता ही नहीं है। आपका पूरा जीवन निकल गया रेंज रोवर खरीदने में। ऊपर ऊपर बैठना है, ऊपर बैठना है। ऊपर क्या बैठेगा भाई? ऊपर जाने वाला है, सबसे ऊपर बैठना है, अपने फील्ड के टॉप पे जाना है। क्या करेगा जाके? और तेरा जो आइडल था माइकल जैक्सन, सुसाइड कर लिया बेचारे ने, ओवरडोज में मर गए, डिप्रेशन के शिकार थे। बचपन चाहिए, बचपन चाहिए, बचपन चाहिए। पूरी जिंदगी वो आदमी बोलता रहा बचपन चाहिए, बचपन चाहिए, बचपन चाहिए मेरे को, मर गया। फिर चेस्टर बेनिंगटन मर गए। इनको देख के तुमने कुछ सीखा नहीं, लेकिन तुम्हारी अरिजीत सिंह को देख के आंखें फटी जा रही हैं। अरिजीत सिंह को देख के तुम्हारी आंखें फटी। उनको लगता है तुमको वहां पे पहुंच जाओगे तो बहुत बड़ी सक्सेस है, कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि वहां तक लोग तुम्हें पहुंचने ही नहीं देंगे। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें प्रोड्यूसर्स के, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के तलवे चाटने हैं, उनके साथ सोना है, उनके साथ पैसों के साथ शोषण करना है, मर्डर करवाना है अपना। वहां तक अकेले तुम्हारी मेहनत से तुम नहीं पहुंचोगे। अगर अपनी मेहनत से कोई पहुंचता ना ऊपर, तो आज हर सिंगर सक्सेसफुल होता। लेकिन वहां तक तुम नहीं पहुंचोगे, क्योंकि बीच में लोग हैं, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे वहां पे। और अगर एक बार पहुंच भी गए तो वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, सस्टेन करने का छोड़ ही दो आप। क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर्स, भाई भाई आप बॉलीवुड जाते हो, वहां पे लोग बीच में हैं, आपको वो काम देंगे ना, आपको वो काम ही नहीं देंगे, वो किसी और को काम देंगे। आपको को काम देंगे, नहीं नहीं हमारे पास टैलेंट है। टैलेंट कोई देख ही नहीं रहा है। टैलेंट कौन देख रहा है? वो लड़की सोने के लिए तैयार है, उसको हम काम देंगे कि तुमको काम देंगे? वो हमारे तलवे चाट रहा है, वो उसके पापा सर्जन है और 20 लाख रुपए हमें दे रहे हैं, तुमको क्यों काम देंगे? सर मेरे पास तो आवाज अच्छी, सर मेरी आवाज अच्छी, आवाज सुन लो सर, मेरी आवाज अच्छी। तुमको कुछ काम नहीं मिलने वाला। जो 20 लाख रुपए देगा उसको काम मिलेगा, अगर लड़का है तो। और लड़की है तो सोना पड़ेगा। आइए जाके देख लीजिए। आप बॉलीवुड में, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बॉलीवुड का बंदा ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि जो एंट्री पे लोग खड़े हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब बताइए। और शोषण हर जगह, कॉर्पोरेट में भी है। लेकिन कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाती है, क्योंकि कंपनी अपना फायदा देखती है, कंपनी रियल टैलेंट देखती है, एबिलिटी देखती है, एप्टीट्यूड देखती है। लेकिन ये साला आर्टिस्ट लाइन में कोई एप्टीट्यूड नहीं देखता किसी का। ये चक्कर फंसा हुआ है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। और यहीं पे मैं एक और फिर से एक डायलॉग बोलता हूं आपको। जिन लोगों को कोई नहीं समझा सकता, उनको वक्त समझाता है। मेरा एक भाई है, सगा भाई है, मैंने उसको हमेशा बोला कि भाई मैगी मत खा, मैगी मत खा, मैगी। रोज मैगी खाता था। डॉक्टर ने बोल दिया लीवर सिरोसिस होने वाला है, कंस्टिपेशन का बीमारी, मतलब 2 हफ्ते से पॉटी नहीं की, ब्लड आ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले 10 साल से मैं बोल रहा था अपनी अपनी मदर से और इनसे, अपने ब्रदर से, कि भैया ये सब मत करो। नहीं 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 कुछ नहीं होगा, करो, क्या दिक्कत। जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको वक्त समझा दिया। आज ये आदमी राजमा चावल खाता है, मैगी छूता नहीं है। ये आदमी दाल खा रहा है, रोटी खा रहा है। आप सोच लीजिए, खुद ही खा रहा है, खुद ही दर्द हो गया ना भाई। हॉस्पिटल में वो अंतड़ियों का दर्द आपको पता है कितना खतरनाक होता है? इंटेस्टीन का दर्द आपको पता नहीं? इंटेस्टाइन्स का दर्द कितना खतरनाक होता है? पेट का दर्द बहुत खतरनाक होता है सर। दर्द नहीं चाहिए, वक्त है, वक्त। जिस आदमी को कोई नहीं समझा सकता ना, उसको वक्त समझाता है। इसीलिए लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, कोई इशू नहीं है। ज्यादा किसी के चक्कर मत पड़ो। अपना 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 सही कर लो, अपना पीस ऑफ माइंड सही रखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी क्वेश्चनिंग सही रखो। और ज्यादा और ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूं कि आप अजनबियों के चक्कर मत पड़ो। आप पढ़ोगे अपनों के ही चक्कर में। अरे अजनबियों के चक्कर में तो आप वैसे भी नहीं पढ़ते हो। कोई गैर है, उसके वैर के चक्कर में आप थोड़ी पढ़ोगे वैसे भी। जो प्रॉब्लम करते हैं वो अपने वाले ही करते हैं, अपने दोस्त, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, यही सब करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसको जितना समझाना है उस लेवल तक समझाओ। नहीं समझ में आ रहा है, सबको अपने उस पर रहने दो, चाहे वो फिर आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। और अपना पीस ऑफ माइंड सही रखो, अपना माइंडसेट सही रखो। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि आपका नियंत्रण सिर्फ अपने शरीर तक है और अपने मन तक है, बस। इसीलिए मन को परम मित्र और परम शत्रु बोला गया है। लेकिन आदमी क्या करता है? पूरी जिंदगी बाहर ध्यान देता है, खुद पर कभी ध्यान देता नहीं। तो मन जो है वो परम शत्रु बन जाता है। और एक बार अगर मन परम शत्रु बन गया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। या तो तुम्हें एड्स हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, या तो तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा, या तुम्हें कोई मार देगा। और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि क्रोध आ जाता है, और क्रोध एक्सीडेंट कराता है, क्राइम करवाता है,
क्रोध आपको खुद को भी मरवाता है, ज्यादा किसी के ऊपर क्रोध करोगे दुश्मनी हो जाएगी। क्रोध नशा करवाता है तो कैंसर हो जाएगा। क्रोध सिगरेट पिलवाता जाता है तो कैंसर हो जाएगा। बताइए, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए आखिरी तक। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, यह सब आप लोगों के भलों के लिए है। अध्यात्म को सबसे ऊपर रखना अपनी जिंदगी में। जब भी कष्ट आए तो, अभी कष्ट नहीं है, सुन लिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अध्यात्म को सबसे ऊपर रखिए और अध्यात्म में ही रहिए। साधना करिए, आत्मज्ञान को रोज 1 से 2 घंटा पढ़ते रहिए। उल्टे सीधे चीजें मत देखिए। अभी चैट जीपीटी आ गया है, उसमें जाके टाइप मत करिएगा कुछ उल्टा सीधा, वो भी एक रेवोल्यूशनरी चीज है। और दुनिया को जो हो रहा है होने दीजिए, होण दो, करण दो, खुद जियो और जीण दो, ठीक है। किसी जानवर को परेशान मत करिए, और सबसे बड़ी चीज, अपने आप को परेशान मत करिए। भैया अपने ऊपर रहम करो। ये जो इतना भयंकर आप प्रेशर बना के चले हो ना, सुबह आप पता नहीं ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना जॉब कर रहे हो सही से, वहां जॉब में प्रेशर दे रहे हो अपने आप को, एक्सरसाइज करो, फिर आके फैटी फूड्स खा रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दो, अपने ऊपर रहम करो, और इस दुनिया में नियंत्रण करने की कोशिश मत करो, बर्बाद हो जाओगे। जिसको जो करना है करने दो। कोई इंसान मर रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मरना चाहता है तो मरने दो। अपनी पूरी शिद्दत से बचाने की कोशिश करो, लेकिन मरना चाहता है तो मरने दो। कोई जैसे कई बोलते ना कि कई बाप बोलते हैं कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो मना करो 2-3 बार, लेकिन बेटा नहीं मान रहा तो पीने दो। क्या कर सकते हैं? क्या आप क्या कर सकते हो बताओ? इसीलिए मैंने एक नियम बना लिया कि मैं किसी की जिंदगी में नियंत्रण नहीं डालूंगा। और किसी मतलब क्या, अपनों की। सिंपल है। मेरे जो अपने हैं वो एक सीमा तक ही अपने हैं। जिसको मैं अपना मानता हूं वो मेरा शरीर है, मेरा मन है, और जहां तक मेरा नियंत्रण जा रहा है वो सब मेरा है। जहां मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरे इनपुट्स रहेंगे, मेरे सजेशंस रहेंगे, लेकिन मैं नियंत्रण नहीं दे सकता। अपनी जिंदगी को खुद का संघर्ष है। अगर आपका भाई कुछ नहीं कर रहा है, आपकी बहन कुछ नहीं कर रही है, तो उसका अपना एक अलग संघर्ष है। उसमें आप नाटक मत करिए बीच में कि भाई हाँ आप क्यों परेशान हो रहे हो। कई लोग इतने मूर्ख होते हैं, मैंने देखा, बहन की शादी नहीं हो रही, परेशान हो गए। अरे शादी जैसे सुख के लिए क्यों परेशान हो रहे हो यार? बहन के अगर कैंसर होता, हॉस्पिटलाइज्ड होती, तब तुमको समझ में आता चलो ठीक है यार। अबे उनको तुम सेक्स करवाने के लिए, बच्चा पैदा करवाने के लिए तुमको यार, तुम परेशान हो रहे हो। नहीं सेटल नहीं हो रही, सेटलमेंट का मतलब मैरिज थोड़ी होता है सर। यही तो पता है, ये जो फंडे हैं ना, लोग के सारे शब्दों के मतलब हिले हुए हैं। मेडिटेशन का मतलब कुछ और समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब कुछ और समझ रहे हैं, सेटलमेंट का मतलब कुछ और समझ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन पता नहीं कहां रखा है। सेटिस्फैक्शन मतलब दारू करो, नशा करो। सुख मतलब होता है वैवाहिक सुख, संतान सुख। पता नहीं क्या लफड़ा बना रखा, हर एक शब्द के अलग ही टोचले हैं लोग। उल्टा विपरीत बना रखा लोगों ने हर चीज का, एकदम ऑपोजिट। सेटलमेंट का मतलब क्या है? बहन की शादी नहीं हुई, सेटलमेंट, अरे मैं परेशान हूं। अरे शादी जैसे सुख, अगर वो दुखी होता तो ठीक था, लेकिन अब सुख नहीं, उसको तुम्हारी गारंटी है क्या उसको सुख भुगाने की? अरे नहीं नहीं सर, आप नहीं समझते हो, आपको क्या पता समाज के बारे में, आपको नहीं पता कितना प्रेशर करता है समाज। अच्छा, तो मैं तो समाज का हूं ही नहीं मेरे ऊपर तो प्रेशर आए नहीं। प्रेशर आप खुद से ले रहे हो, आपको समाज नहीं देता प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। आप प्रेशर खुद लेते हो, आपको समाज प्रेशर नहीं देता है। बहुत बड़ी बात है भाई। कोई कुछ कह रहा शादी कर लो, अब आप कह रहे हो कि हम अरे मम्मी कह रही शादी कर लो, बहुत प्रेशर आ रहा है, ये वो। अरे प्रेशर आप खुद ले रहे हो। प्रेशर तो समाज देगा ही देगा। समाज अपने
चोंचलों के तले आपको दबाएगा। उसके खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, खुद के नियम कानून है, प्रोटोकॉल्स हैं, खुद की अपनी वासनाएं हैं, खुद की अपनी सोच है। उसके तले आपको दबाएगा समाज। वो कहेगा नहीं, बहन की शादी पे बुलेट देनी ही देनी है, बहन की शादी पे ये करना ही करना है, वो करना ही करना है। आप मुकर जाओ साफ, कह दो मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हमारे पास पैसा होता तो हम करते, लेकिन हमारे पास बजट 1 लाख रुपए का है और 9 लाख रुपए का मैं कर्जा लेके समाज को दिखाने के लिए शादी करवा दूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। मेरे को इस घर से बाहर निकाल दो। मैं घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं 9 लाख रुपए का कर्जा नहीं लूंगा एक वैवाहिक और संतान सुख के चक्कर में, सुख दिलवाने के चक्कर में। मैं कर्जा ले लेता, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होता मैं कर्जा ले लेता, तुम्हें कैंसर था मैं कर्जा ले लेता, लेकिन मैं कर्जा विवाह के लिए नहीं लूंगा। सिंपल रखो चीजों को। ये जो समाज है ना, ये आपको कुचलेगा। आपके घर वाले आपको धमकाएंगे, ये नहीं किया तो त्याग देंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आपको अगर अगर आपको परम सत्य पता है कि आप हो कौन एक्चुअली में, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों से। ये बैंक की नौकरी नहीं लगी, देखो फेल हो गया, देखो तैयारी कर रहा था 9 7 10 साल से, कुछ नहीं कर पाया, वो देखो चाचा का लड़का कहां निकल गया, कुछ नहीं कर पाया, फेलियर 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 फेलियर। कह दो भाई आप फेलियर हो। आप अपने बच्चे को समझ नहीं पाए, उसको मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर रहे हो, तो यू आर अ फेल्ड पेरेंट। आपको रिवोल्ट करना पड़ेगा कई जगह पे, कई जगह पे चुप रहना बंदी होती है, आपको रिवोल्ट करना पड़ता है कि नहीं भैया ये नहीं हो पाएगा, हमारे घर से निकल जाओ। हाँ निकल जाएंगे कोई टेंशन नहीं। अब मेरे पास पता है, कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं सर हम 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, आप कहते हो निकल जाओ, कैसे निकले, पैसे नहीं है। सही बात है, आपको 11वीं 12वीं में और करा निकलने के लिए, अपने आप को स्किल्डफुल करो और उसके बाद 1 2 साल बाद निकलो। अगर घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है तो ऐसे घर से दूर रहना बेहतर है। लेकिन कहोगे कि मेरे बाप का क्या होगा, पर वही वही बंधन में फंस गए, वही चोचलों में फंस गए। अगर आपकी एक लाइफ टाइम की मेमोरी हम खोल दें तो यही माँ बाप की शक्लें बदल जाएंगी। कोई और माँ बाप था, कोई और बेटा बेटी था, कोई और आप किसी के हस्बैंड वाइफ थे। एक लाइफ टाइम की मेमोरी सिर्फ आपको खोलनी है। तो असल में माँ बाप कौन है, पिछले जन्म वाले या ये वाले? कौन है माँ बाप? तो उनको क्यों छोड़ के आए? आप तो बेवफा हो। अब मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा हूं आपके माँ बाप के, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप ये जो बातें करते हो ना कि 11वीं 12वीं से मैं निकल जाऊंगा और ये वो, तो अब निकलने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप कह दो कि भैया मैं बीबीए करने जा रहा हूँ बैंगलोर में, मेरा बीबीए में करो, निकल गए घर से, क्या दिक्कत है? घर वाले पैसे दे रहे हैं और आप बीबीए करो, सही है। और अगर घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो रहा है कि अभी निकलना है, तो हैव द गट्स टू गेट आउट देन। नहीं नहीं मैं तो छोटा हूं। अरे 14 साल की उम्र में गद्दी पे चढ़ा था अकबर, और 12 साल की उम्र में अर्जुन की ट्रेनिंग हुई थी। पांचों पांडवों की ट्रेनिंग जो थी वो 10 11 साल से स्टार्ट हो गई थी। क्या बात कर रहे हो आप? ये जो कल्चर है इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, यहां पे हर महावीर, हर योद्धा, हर पुत्र 12 13 साल में स्किलफुल हो गया था, उसको सिद्धि प्राप्ति चीजों की। ये बातें होती है कि नहीं नहीं मैं छोटा हूं, मैं नहीं निकल पाऊंगा। अरे भैया, समाज के बोझों तले आप दबे हुए हो, इसीलिए पहले सत्य का वास्तविकता में लाना बहुत जरूरी है कि सत्य क्या है, मैं हूं कौन। जब आपको पता चल जाता है मैं कौन हूं, तो आपको समस्याएं छोटी छोटी लगने लगती हैं, आप बड़े हो जाते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी समस्याएं बड़ी हैं, आप छोटे हो। आपको लगता है अरे और ये क्या हो गया भाई, ये भी हो सकता था क्या लाइफ में, मेरे घर वाले ये कह रहे हैं, ऐसा कैसे बोल दिया, और ये एग्ज़ाम आ रहा है मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगा, और
मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूं? क्या कर सकते हो? ये सब छोटी समस्याएं हैं। जो भी तुम समस्या बड़ी मान रहे हो, छोटी समस्या है, आपसे बड़ी नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ यू, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बींग, इट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जीवात्मा के संदर्भ में, हिंदी में सुन लो, जीवात्मा के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में कोई भी समस्या एक मनुष्य से बड़ी नहीं है। या फिर एक दूसरे लहजे से अगर बोला जाए, अर्थात एक मनुष्य के अस्तित्व के कंपेयर में, मैं ट्राई कर रहा हूं एक मनुष्य के अस्तित्व के कंपेयर में आपकी जो पहचान है, जो उसके अगर संदर्भ में देखा जाए तो आपकी समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आखिरी में यही बस बात बोलना चाहता हूं, थोड़ा आज पॉडकास्ट लंबा हो गया। आखिरी में यही बात बोलना चाहता हूं कि संदीप जी ने बहुत हेल्प करी है मेरी, लेकिन एक पॉइंट आया था जहां पे मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही नाव चलानी पड़ेगी, और वो पॉइंट आपकी जिंदगी पे भी आना चाहिए कभी ना कभी। दूसरी चीज, मार्केटिंग को जो पेनिट्रेट किया था मेरी लाइफ में, वो संदीप जी ने किया था। तो वहां से मेरी एक शुरुआत हुई थी कि मार्केटिंग से मैं अपने आप को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूं, नंबर 2। नंबर 3, एक आखिरी बात कहूंगा कि हम सब एक अमीबा की तरह है अभी, और वो जो अमीबा है उसको एक रेत का कण एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह लगता है। वो जो अमीबा है उसको एक रेत का कण एक बिल्डिंग के पश्चात बड़ा मालूम होता है, लेकिन आपकी जो सोच है वो एक्चुअली, अगर वो अमीबा पे रहेगी तो हर वो प्रॉब्लम जो है, जो एक कण की तरह है, जो वास्तविकता में बहुत छोटी है, आपको बिल्डिंग की तरह बड़ी लगेगी, क्योंकि आप उस कण से बहुत छोटे हो। बाय डिफॉल्ट जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सोच बाय डिफॉल्ट छोटी होती है, क्योंकि वो अनात्म में पैदा होता है, अनात्म ज्ञान में भी पैदा होता है। वो अनात्म ज्ञान यानी भौतिक का ज्ञान, अनात्म मतलब वो जो आत्म ज्ञान से विपरीत है, उन सब ज्ञान को लेके पैदा होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो जो बच्चे की सोच है वो अमीबा के लेवल पे होती है, तो उसको हर एक कण एक बिल्डिंग की तरह, 20 फ्लोर बिल्डिंग की तरह मालूम पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और आप सच में वास्तविकता में स्वयं का स्वरूप करते हो, स्वयं का ज्ञान, उसका जब अध्ययन करते हो आप, और स्वयं के हिसाब से मतलब खुद का ज्ञान, यानी खुद का आप जो ज्ञान है उसको जब आपको पता चलता है कि हाँ ये मैं हूं एक्चुअली में, अभी तक मैं ये समझ रहा था, उसके बाद फिर समस्याएं छोटी हो जाती। इसीलिए आत्मज्ञान को सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। सिद्धियां अलग हैं, अध्यात्म अलग है। अध्यात्म सिद्धियां नहीं है कि बैठे बैठे आप पानी पे चल रहे हो, आग पे चल रहे हो तो हाँ बड़ा हम ये तो आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आध्यात्मिक और शक्तियां अलग चीज है। अध्यात्म और ऊपर होता है। अध्यात्म मतलब होता है मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। जिस दिन तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हें सामना हो गया, उस दिन के बाद लाइफ चेंज है, फिर कुछ पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप।
फिर उसके बाद ये सब समस्याएं, आपको लगेगा कि हाँ आपको इंटरफेरेंस करना आ गया, आपको एक क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेट करना आ जाएगा प्रॉब्लम्स को। जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं नहीं कर सकता। कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा आपको भी शर्म आनी चाहिए मेरे जैसा बच्चा पैदा करके। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं खतरनाक वाले। मेरी मदर कह रही थी कि 700 लोग आएंगे शादी में। मैंने कहा 70 लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं बुलाना, मेरा प्लान नहीं बुलाने का। तो इस चल ये जब सोच आपस में टकराती है, कहती नाक कटवाओगे, इतने लोग जानते हैं, नाक कटवाओगे क्या, ये वो। मैंने कहा जब सिगरेट पीते हो तुम लोग, गांजा पीते हो, शराब पीते हो, तब नाक नहीं कटती किसी की? हाँ, जहां पे नाक कटनी चाहिए वहां नहीं नाक कटेगी, दिखावा करने में नाक कट रही है। मैंने कहा यार थोड़ा समझने की कोशिश करो। कहती मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा मत आना, सिंपल है। खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करोगे भाई आप? अब जो ये सोच है ना मेरी, ये लड़ाई करवाती है। क्योंकि बाकी आप अपने घर वालों को थोड़ी अवॉइड कर लोगे, आप हर कहीं ना कहीं तो वहां फंसोगे आके। तो मैं साफ साफ बोल दिया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, सिंपल सीधी बात है, नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या खा के पैदा किया था, तुमको तो कोई अकल ही नहीं है किसी भी चीज की। मैंने कहा मुझे सारी चीजों के पीछे कोई ज्ञान नहीं है, पर एक ज्ञान है, और वो ज्ञान मैं आपसे शेयर तो करूंगा, वो आप सुनोगे तो है नहीं। तो इससे अच्छा है बात सही है। क्योंकि आप जब इस लेवल पे आके अपने माँ बाप से बहस करते हो तो माँ बाप समझ नहीं पाते आपको। और वो सही बात, वो बहुत भोले हैं एक तरीके से, और नहीं समझ सकते आपको। उनको कभी समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहा है, किस कंटेक्स्ट से बात कर रहा है, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है, क्या हो गया, कोई समझ नहीं आएगा कभी उनको। क्योंकि उनको समझना ही नहीं है। वो अपनी ही सोच के तले बुरे तरीके से कुचल चुके हैं। और वो सोच क्या है? समाज की सोच कि भैया शादी में सबको खुश करना है। जबकि साला शादी में कोई खुश होता ही नहीं है, सब कमियां निकालते हैं। आप देखोगे ना, अगर आप एक कंट्रास्ट देखो कितना खतरनाक है। शादी में कोई खुश होता है क्या किसी की? आप सोचो, आप किसी के दोस्त की शादी में जाते हो, आपको लगता है यार बड़ा खर्चा किया यार, अरे वाह क्या बात है, ऑडी दे दी। आपके अंदर से जलन आती है, यार ये क्या हो गया, ऑडी क्यों दे दी यार, नहीं देनी चाहिए थी। अरे वाह यार, ये लोग का तो बड़ा अरेंजमेंट अच्छा है यार, कम से कम 50-60 लाख की शादी हो गई यार, हमारी तो 10 लाख भी नहीं हो सकती, है ना। जोड़ी सही नहीं है, नमक कम था, कचौड़ी में नमक कम था, समोसे में नमक कम था। जोड़ी सही नहीं है, लड़के की हाइट ज़्यादा है, कम है, लड़की मोटी है, लड़का ज़्यादा मोटा है, दुनिया की सारी चीज़ें, है ना। कौन खुश हो रहा है शादी में आके? शादी में सिर्फ 4 लोग खुश होते हैं, या कह सकते हैं 6 लोग खुश होते हैं। लड़का, लड़की, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप, दैट्स इट। इसके अलावा कोई खुश नहीं होता शादी में। और यही जो 6 लोग हैं जब किसी और की शादी में जाएंगे तो ये खुश नहीं होते। ये भी कंट्रास्ट समझ लो, ये भी कंट्रास्ट समझने की जरूरत है कि ये 6 लोग अपनी शादी में खुश हैं, लेकिन जब किसी और की शादी में जाएंगे खुश नहीं है। ये है स्वार्थ की नियत। स्वार्थ की जो एक्सट्रीम जड़ है वो ये है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। फिर बात करते हो आप सबको खुश करना है, कौन खुश हो रहा है? अरे आप हनीमून पे जाओगे, फेसबुक पे फोटो डालोगे, ये कोई लाइक नहीं करने वाले। इनको कहेगा साला सिंगापुर चला गया, हम तो यहां कानपुर में बैठे हुए हैं, है ना। सब कुछ नहीं होने वाले, सब फालतू की बातें हैं। तो एनीवे, मैं बस यही कहना चाहता हूं, अपनी सोच को अमीबा पे मत रखो। अपनी सोच को बिल्डिंग जितनी बड़ी रखो या उससे भी बहुत बड़ी रखो, और मनुष्य के लेवल पे रखोगे जहां पे इंसान है। अगर आप देखोगे कि अगर कोई इंसान है या ट्रक है, लेट्स से एग्जांपल ट्रक है, तो उस ट्रक के सामने वो जो रेत है, उसका जो कण है, वो छोटा लगता है। इनफैक्ट ट्रक रेत को कुचल के चली जाती है। लेकिन अगर तुम अमीबा के लेवल पे हो तो ये सारे कण वास्तविकता में तुम्हें बड़े लगेंगे। तो पहचान बदलो,
आपका जीवन बदलेगा। थैंक यू, टेक केयर।